हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय विज्ञान का तीसरा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का 6वां भाग पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अच्छी फसल उत्पादन के लिए मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। खाद एवं उर्वरक को कैसे मिलाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ें। सिंचाई, इरिगेशन। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। पानी में ही घुलकर जड़ों के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जिस प्रकार हम मनुष्य में जब खाना खाते हैं या हम पानी के बिना जी नहीं सकते, उसी तरह पेड़ पौधे भी को समय समय पर पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है। पौधे जो भी पोषक तत्व है जल में घुल जाता है और यह जड़ एब्जॉर्ब करता है और भी पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो पौधे में लगभग 90% क्या होता है बच्चों? जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। पानी हम बो दिए हैं और पानी नहीं देंगे तो बीजों का अंकुरण सूखे स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए जल आवश्यक है। तो आज समझ लेते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। बच्चों, समझ में आ रही है बात? अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी दिया जाता है। पानी देना ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पानी देने को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई। फसलों में बच्चों, सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। पहले बता दिए सिंचाई की मात्रा कौन सा समय है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु, शीत ऋतु है, कौन सी ऋतु है उसके अनुसार पानी दिया जाता है। जलवायु, फसल, कौन सी फसल है, क्योंकि किसी फसल में पानी की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है, किसी फसल में पानी की कम मात्रा की ज़रूरत होती है। और मिट्टी के प्रकार भी, मिट्टी भी डिपेंड करता है कि मिट्टी बलुई है कि दोमट है कि चिकनी है, जलोढ़ है, कौन सी मिट्टी है। जैसे बच्चों समझ लीजिए कि बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समय समय पर बारिश हो, जलवायु आ जाता है तो समय समय पर बारिश हो जाती है। जाड़े में सप्ताह में एक बार, गर्मी में 2 या 3 दिनों के अंतर से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, पानी की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पे भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, कारण पानी रुक नहीं पाता, अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी पानी इसमें जल्दी सूखता नहीं है, जिसके कारण कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। बलुई मिट्टी में बच्चों जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए बलुई मिट्टी में जो फसल उत्पादन होता है उसमें पानी अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। अगर फसल का उत्पादन खेतों में चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आप लोग एक क्रियाकलाप दिया हुआ है,
कि आप ज़्यादा सिंचाई वाले और कम सिंचाई वाले फसलों की सूची बनाइए। ज़्यादा सिंचाई में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ज़्यादा सिंचाई के लिए किन 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 का ज़रूरत किन फसलों को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत है। धान, गन्ना। और कम सिंचाई वाले फसल में सरसों, गेहूँ, अलसी, चना इत्यादि। तो आप लोग भी आसपास अपना अवलोकन कीजिएगा। आपके घर के आसपास अगर ज़्यादा सिंचाई वाला जिन फसलों में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, इसमें आप कॉलम के अनुसार 1 2 3 4 दिया हुआ है, नाम लिख सकते हैं। और जिन फसलों में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है, उनका नाम आप इस कॉलम में भर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंचाई के स्रोत। जैसे हम मनुष्यों के भोजन के स्रोत होते हैं, यानी कि भोजन हम लोग कहाँ से पाते हैं? पेड़ पौधों से, जंतुओं से। तो उसी तरह से बच्चों पेड़ पौधे की भी सिंचाई के स्रोत, यानी कहाँ से वो पानी, कहाँ से हम लोग पानी उसको देते हैं, कहाँ से उसको हम लोग पानी से पटवन करते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो उसके स्रोत हैं बच्चों कुआं से पानी कुआं से भी हम लोग पानी के द्वारा खेतों को पटा सकते हैं। नदी, नहर, तालाब, झील इत्यादि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। अब आगे देखिए, फिगर बनाया हुआ है। ये देखिए पानी कहाँ कहाँ से, ये है कुआं, देखिए कुआं, एक कुआं है। कुआं से किस विधि के द्वारा देखिए पानी निकाल करके खेतों की सिंचाई होती है, यानी सिंचाई के प्रमुख स्रोत में हो जाएगा कुआं। ये रहट है। तो किस विधि के द्वारा हम लोग सिंचाई के प्रमुख स्रोतों से खेतों तक पानी ले जाते हैं, उसके बारे में दिया है। पारंपरिक तरीके, यानी जो शुरू से तरीके अपनाए गए थे, उन तरीकों को बताया है। तो सिंचाई के प्रमुख स्रोत अगर आपसे कोई पूछेगा जहाँ से सिंचाई, यानी जहाँ से खेतों को, फसलों को पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वहीं सिंचाई का स्रोत होता है। देखिए बच्चों, अब सिंचाई की विधियाँ हम लोग देखेंगे। सिंचाई किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? तो सिंचाई की विधियों में है पारंपरिक तरीके से, यानी कि शुरू से जो हम खेती जब मनुष्य ने शुरू किया, धीरे धीरे लोग समूह में रहने लगे। उसके बाद लोग धीरे धीरे आविष्कार जो है अपनी बुद्धि के अनुसार आविष्कार करते गए। तो जब खेती होती थी तो इस तरह से खेती की प्रणाली जो है पारंपरिक तरीके से जो खेतों को पटाया जाता था, वो है, देखिए, क्या आप जानते हैं कि कुआं, तालाब, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है? हमने तो बता दिया कि सिंचाई के मुख्य स्रोत है कुआं, तालाब, नहर इत्यादि। लेकिन उन जलों को हम लोग सिंचाई खेतों तक कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, ये तरीके हैं। घिरनी के द्वारा, ये देखिए घिरनी के द्वारा, चैन पंप, ढेकली, रहट। देखिए, एक घिरनी के द्वारा बच्चा जो है पानी जो है खींच रहा है और पानी आ रहा है और खेतों तक जा रहा है। खेतों में यह जो पानी जा रहा है। उसी तरह से चैन पंप, देखिए बच्चों, ये चैन पंप है। चैन पंप के द्वारा पानी जो है खेतों तक जा रहा है। ये रहट है। इन तरीकों से जो है, पारंपरिक तरीकों से खेतों में पानी जो है
पहले लोग खेतों की सिंचाई करते थे। आधुनिक तरीकों में आ गया है बच्चों। अब आज के युग में आधुनिक तरीकों में आ गया है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पाइपों की ऊपरी सिरों को घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ जाते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इस विधि का उपयोग हम लोग समतल भूमि के लिए करते हैं जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। वहाँ पे ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरे पे घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। देखिए छिड़काव तंत्र देखते होंगे, बीजों पे दवा हुआ डालते होंगे पापा लोग। देख लीजिए ये नोजल लग गया और ये पानी जो है घूमते हुए पानी जो है ये छिड़काव तंत्र है। पानी जो है नोजल यहाँ पे लग गया और पानी जो है नली के माध्यम से खेतों तक पहुँच गया। ये आधुनिक तरीके हैं। अब हम लोग देखेंगे ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों में गिरता है। ड्रिप तंत्र में इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये है ड्रिप तंत्र। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक अच्छा वरदान है। जहाँ जल की कमी है उन क्षेत्रों में यह क्या है, एक अच्छा वरदान साबित होता है, क्योंकि इससे जो सिंचाई होती है पानी जो है कम ठोप ठोप यानी एक एक बूंद जो है करके जल प्राप्त होता है। देख सकते हैं, देखिए पाइप लगा हुआ है, ऐसे एक लंबा पाइप, इसमें छोटा छोटा है पाइप। जब चालू होगा बूंद बूंद जो है पौधों में बूंद बूंद पौधों के जड़ों में जा रहा है, ऐसे पौधों की सिंचाई हो रही। यह है ड्रिप तंत्र। आधुनिक तरीकों में पहला बच्चा छिड़काव तंत्र, यह है ड्रिप तंत्र, जिसके बारे में हम लोग समझ गए कि छिड़काव तंत्र एक नोजल लगा रहता है, इसमें पानी की बर्बादी होती है, लेकिन ड्रिप तंत्र में पानी की बर्बादी नहीं होती है। अब हम लोग बच्चों चलें निराई के बारे में। सिंचाई के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग निराई के बारे में पढ़ें। निराई होता क्या है? खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। ये पौधा उगा, ये पौधे हैं और इनके बीच में अवांछनीय छोटे छोटे पौधे जो है उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसलों को प्रभावित करते हैं। यानी कि एक एक समान दूरी पर फसलों को बोया गया, उसके बीच में अवांछनीय पदार्थ जम गए तो ये जो है जगह को छेक लेते हैं और इन पौधों को जो है अच्छा से जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए इन अवांछनीय पौधों को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इन अवांछनीय पौधों को निकलवा लेते हैं। किससे? मानव श्रम, मनुष्यों यानी लोगों के द्वारा खेतों से पौधों के बीच में से इन खरपतवार अवांछनीय पौधों को निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। साथ ही खरपतवार हटाने को हम लोग क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। यानी इन्हीं पौधों के बीच में जो अवांछनीय बेकार पौधे उग गए हैं उनको हम लोग खरपतवार कहते हैं और उनको मानव श्रम के माध्यम से निकलवा दिया जाता है खेतों में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निराई। खेतों की निराई। बच्चों निराई के बारे में समझ में आ गया होगा
किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। किसान जो है अनेक तरीकों से खरपतवार हटाते हैं। यह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देते हैं। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार जो है खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके? रसायनों का। रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े में ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं खरपतवार नाशी रसायनों का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? चित्र में क्या गलत है? देखिए ये चित्र बनाया हुआ है। यह व्यक्ति जो है खरपतवार अनेक तरीकों से निकाला जाता है। एक तो होता है मानव श्रम के माध्यम से हम लोग निकलवा लेते हैं वांछनीय पौधों को। दूसरा होता है कि फसल उगाने से पहले खेत को जोत दिया जाता है, जिससे कि खरपतवार जो है, जो भी अवांछनीय पौधे हैं वो उखड़ जाने के कारण वो सूख जाते हैं। सूखे खरपतवार को हम लोग सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ के द्वारा भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग, एक से रसायन आ गया जिसके प्रयोग से भी छिड़काव करने से खरपतवार, देखिए ये आदमी जो है, ये जो आदमी है वो छिड़काव कर रहा है। मशीन ऊपर लादे हुआ, इसी में वो दवा डाला, रसायन डाला गया है और पेड़ पौधों पे क्या कर रहा है? छिड़क रहा है, ताकि जो भी उसके अगल बगल अवांछनीय पौधे हैं ये जल जाए। ये आदमी क्या गलती कर रहा है बच्चों? ये आदमी जो है अपने मुंह को नहीं बांधा है। कभी भी दवा छिड़कते समय मुंह को क्या कर दिया जाता है? मुंह नाक को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। अब हम लोग बच्चों आगे चलते हैं। फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग। अब तो मिट्टी तैयार हो गई, बीजों का चयन हो गया, उसके बाद बुआई हो गई, उसके बाद निराई भी हो गई, खरपतवार को भी हटा दिया गया। अब जो है आते हैं फसलों की कटाई पे। फसलों की कटाई, हार्वेस्टिंग। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? फसल की कटाई। फसल पक गया, अब उसको काटेंगे, उसको हम लोग कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पे हंसिया से कटाई की जाती है। हंसिया नहीं, हंसुआ। उससे जो है पौधों को काट दिया जाता है। जबकि बड़े स्तर पे क्या क्या? मोवर, रीपर, हार्वेस्टर से खेतों में से जो फसलों का उत्पादन हुआ उसको काटा जाता है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, गजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। किस माह में की जाती है बच्चों? सितंबर से अक्टूबर माह में। किस चीज़ की? खरीफ फसल की। जैसे खरीफ फसल यानी धान, मक्का, ज्वार। जबकि रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च अप्रैल माह तक की जाती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेतों में पौधे के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हंसुआ के द्वारा जड़ से हम लोग काट देते हैं, लेकिन जब हार्वेस्टर से खेतों की कटाई कराते हैं तो उसका शेष भाग जो है वहाँ पे रह जाता है। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे प्रदूषण फैलता है। उन चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। खेत में पानी डालकर उसमें वो कचरा जो है छोड़ दीजिए और वो धीरे धीरे जो है कार्बनिक पदार्थ का रूप ले लेगा और हम लोग खाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कटाई के बाद फसल को थ्रेशिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। कटाई के बाद फसल जो आया काट करके उसको थ्रेशर में काट करके, गेहूँ हो या चावल हो, या थ्रेशिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। फसलों की कटाई के बारे में बच्चों समझ में आ गई? बच्चे क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में फसल कटाई समय को उत्सव के रूप में क्यों मनाते हैं? इसे कटाई पर्व क्यों कहा जाता है? तो बच्चों हम लोग समझ लें कि कटाई पर्व
क्यों कहा जाता है? हमारे भारत में कटाई पर्व क्या है? किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3 से 4 माह के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से झूम जाता है, क्योंकि पिछले 3-4 माह के परिश्रम का वो फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उससे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े भूभाग से मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व है, जैसे कटाई ऋतु के साथ आता है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि त्यौहार जो है कटाई पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग चलते बच्चों भंडारण। फसलों की कटाई हो गई, उसके बाद भंडारण यानी स्टोरेज होना चाहिए। बच्चों, फसलों की कटाई के बाद अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी न हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण कर उनकी अंकुरण क्षमता को नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि इसकी नमी जो है समाप्त हो जाए। बच्चों, हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े बड़े पात्र या कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलो क्या है बच्चों? साइले लोहे टीन की ड्रम या कोठी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइलो का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित, साइलो में क्या किया जाता है? नमी और तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान यानी FCI के माल गोदाम में करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण कौन से गोदाम में करते हैं? FCI। इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप अपने शिक्षक महोदय या माता पिता के साथ FCI के गोदाम में जाकर पता कीजिए कि खाद्यान्न को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। बच्चों, आप सब अपने अगल बगल जो भी FCI है उसको अपने गार्जियन के साथ जा कर के घूम कर के देखिए। तब तक के लिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।